दिवाली के अगले दिन सुबह 7:38 पे दादी देखती है उनकी चौखट के बाहर एक हल्दी और सिंदूर से गोल सा चक्र बनाया हुआ है। उसमें कुछ मंत्र लिखे हुए हैं और उस मंत्र के बीच में एक मरा हुआ काला नेवला पड़ा है। अब प्रतीक भाई ये देख के तो किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अब सोचो कि आप सुबह सुबह घर से बाहर निकलते हो और आप देखते हो कि आपके घर के सामने चौखट पे बिल्कुल एक चक्र बना हुआ है जिसके अंदर एक नेवला मरा पड़ा है। और नेवला साधारण तरीके से नहीं मरा, उस नेवले का पेट फटा हुआ है और उसकी सारी आंतें बाहर निकली हुई है। और जो आंतें उसकी बाहर निकली थी वो आपस में उलझी हुई थी और उन उलझी हुई आंतों को एक काले धागे से किसी ने कस के बांध रखा था। प्रतीक भाई अब समझ रहे हो ना दादी का डरना जायज़ क्यों है। अब दादी की चीख से ना सब लोग बाहर आ गए, ठीक है, उनके सारे बेटे। अब इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े प्रतीक भाई, मैं चाहता हूँ कि एक बार ना आप जरा फैमिली का बैकग्राउंड समझ ले। इस फैमिली के अंदर कुल मिला के 6 लोग थे। दादी शारदा, उनका बेटा रघुवीर, बहू सावित्री, पोता अमन, बड़ा पोता दीपक और सबसे छोटी पोती। और लोग कहते थे ना कि भगवान ऐसा घर सबको दे, क्योंकि इनके पास पैसा भी था लेकिन ये इंसान को इंसान समझते थे। इनमें घमंड नहीं था। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको ये लोग सबसे पहले खड़े मिलेंगे। मतलब अच्छी फैमिली थी इनकी, ठीक है ना प्रतीक भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब ये देख के ना उनका बेटा रघुवीर बोलता है, पक्का किसी हरामी का गंदा सा मजाक है ये, चलो हटाओ कोई बात नहीं, मैं इसको फेंक देता हूँ। और ये सुनते दादी बोलते, नहीं रुक जाओ, इसको छूना भी मत, मुझे शमशान वाली गांठ लग रही है। तो इतने में उनका छोटा पोता अमन एक लकड़ी लेकर आता है भागता हुआ और बोलता है मैं हटाऊंगा इसे। तो दादी उसको वहीं हाथ से पकड़ लेती है और बोलते है छूना भी मत इसे। और दादी बोलती है इसे जलाया या दफनाया नहीं जाता है और उस बुरे वक्त की शुरुआत हो चुकी है। अगर हमें इसे ठीक करना है तो हमें अभी कुछ करना होगा। और ये देख के रघुवीर गुस्से में बोलता है कि अम्मा आप भी। और वो अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाता कि इतने में उसे कोई भारी चीज के गिरने की आवाज आती है अपने घर से, धड़ाम। और सबने एक साथ ऊपर देखा। छत पर कोई भी नहीं था, पर ऐसा लगा कि कुछ छत से नीचे गिरा। और दादी ने ना फुसफुसा कर कहा वो आ गया। दादी बोलती है कि अब हमें जल्दी से जल्दी पूजा करानी होगी, तो जो सामान मैं लिख दूं वो ले आना। और यहाँ पे ये सब बातें हो रही थी। तो अब क्या होता है ना प्रतीक भाई कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो गांव में ना क्या ना घर ना आसपास होते हैं, तो अब सबको ना बहुत इंटरेस्ट आता है और सब लोग उनके घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। अब सब लोग टेंशन में तो नहीं आते, ऑब्वियस सी बात है। कुछ आते हैं उनके मज़े लेने, कुछ आते हैं देखने के लिए कि अच्छा ये क्या हुआ, कुछ आते हैं टाइम पास करने के लिए, और कुछ आते हैं सिर्फ उनको डरा हुआ देखने के लिए। और बहुत कम होते हैं जो सच में आते हैं उनकी दिल से परवाह करने वाले। लेकिन प्रतीक भाई मजे की बात पता है क्या है, उनमें से एक ने भी उनकी ना मदद नहीं करी। एक ने भी ये नहीं बोला कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ इसे हटाने में। सब लोग बस खड़े होकर ना देख रहे थे घेरा बना के। तो वो लोग इन सबको हटाते हैं और बोलते हैं कि अपना काम करने दीजिए प्लीज़ आप। और इसके बाद वो उसको बिना हाथ लगाए गड्ढे में दबा देते हैं। और घर लौटते वक्त कोई किसी से कुछ नहीं कहता। और वो लोग घर आते हैं चुपचाप अपना खाना वगैरह बनाते हैं, बट कोई खाता नहीं इतना कुछ। अब सीधी सी बात है ना प्रतीक भाई, अगर किसी के साथ में सुबह सुबह ऐसा कुछ हो जाए तो वो खाना कैसे खाएंगे, है ना। अब इसके बाद जब वो घर पहुंचते हैं तो दादी बिना किसी से बात करे सीधा अपने कमरे में चले जाती है बिना कुछ खाए पिए, और अपने कमरे में जाके वो कुंडी लगा लेती है। तो अमन ना उनको जाते हुए देख लेता है और वो उनके पीछे जाता है और वो देखता है कि दादी ना संदूक से कुछ निकाल रही थी। एक पुरानी किताब निकाली उन्होंने और उसके साथ में कपूर, एक गोमती चक्र और एक लाल धागा। तो अमन ने ना खिड़की के बाहर से दादी से पूछा, दादी आप ये सब जानती हो। तो दादी ने उसको देख के 2 मिनट बोलती है, अंदर आ, बाहर क्या कर रहा है। और वो अपना गेट खोलती है, उससे अंदर लेती है और वो एकदम चुप रहती है। तो वो बोलता है बताओ ना दादी क्या है ये सब। तो दादी फिर बोलती है कि बेटा गांव की औरतों को ना ये सब आना चाहिए, अगर नहीं सीखे ना तो ये सब चीज़ें घर खा जाती है। तो अमन ना उनके पास आके बैठ गया और बोलता है सच बताओ क्या है ये। तो दादी ने ना दरवाजे की ओर देखा और बहुत धीरे से बोला, ये मारण क्रिया है जो किसी को सिर्फ डराती नहीं, वो धीरे धीरे उसका घर, उसकी सांस, उसका दिमाग सब नोचती है। और वो पहले चौखट बांधती है, फिर घर के सबसे बूढ़े को लेती है, क्योंकि बूढ़े घर के दरवाजे के जैसे होते हैं। उनके गिरते ही पूरा घर खुल जाता है। अब ये सुनते ना अमन के तो गले से पानी नीचे नहीं उतरता और वो बोलता लेकिन क्यों, हमने किसी का क्या बिगाड़ा, उल्टा हम तो यहाँ पर सबकी हेल्प ही करते हैं, सब हमसे कितने प्यार से बात करते हैं। तो उसकी दादी ना थोड़ा हंस के बोलती है कि
कभी कभी ना बेटा लोगों को बुराई नहीं पसंद आती, उन्हें लोगों की अच्छाई से जलन होती है, उन्हें अच्छाई पसंद नहीं आती लोगों की। अब वो ये सब बात कर ही रहे थे कि इतने में क्या होता है, उसकी पापा बोलते हैं कि बेटा खाना खा लो आके। तो वो अमन वहाँ से चला जाता है उठ के, और दादी अपनी किताब और कपूर वगैरह छुपा देती है अपने पीछे और अपने बेटे को नहीं बताती, और अमन को बोलती है कि तुम भी मत बताना इसको। अब उस रात करीब 11 बजे दादी ना अपनी चारपाई पर बैठी थी और सोने ही जा रही थी, और क्योंकि गांव का टाइम था प्रतीक भाई, तो गांव में ना इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं है, बिजली होती नहीं है, तो वहाँ पे ना वो मोमबत्ती लालटेन इन सब से काम चलाते हैं। अब दादी ना अपनी चारपाई पर बैठी थी और कमरे में लालटेन जल रही थी, और उस टाइम पे उनके कमरे में ना बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था, और बाहर बिल्कुल हवा नहीं थी, हवा बंद थी, इतनी बंद कि उनके लालटेन की लौ तक सीधी जल रही थी। और तभी उनकी दीवार पे एक परछाई आती है, और प्रतीक भाई वो परछाई कोई इंसान की नहीं थी, वो झुकी हुई थी, टेढ़ी थी, और उसके बाल लंबे लटक रहे थे। और ये देख के दादी की सांस सी अटक गई, और वो परछाई धीरे धीरे सरकते हुए चरपाई के पाँव तक आती है और वहां आके रुक जाती है। कमरे में कोई नहीं था। दादी ने कांपते हुए हाथों से कपूर जलाया, और कपूर की लौ में उन्होंने देखा, उसको देखा। वो इंसान नहीं था, उसका शरीर आधा जला हुआ था, आधा सड़ा हुआ था, लेकिन चेहरा औरत का था। लेकिन उसका जबड़ा बहुत लंबा था और फटा हुआ था, जैसे किसी ने उसके मुक्के मार के जबड़ा तोड़ दिया हो। और उसकी छाती पर राख से बने थे उल्टे मंत्रों के निशान, वही निशान जो उस चक्र के आसपास थे। और फिर वो देखती है कि वो चरपाई के पाँव के पास जाके बैठ जाती है, और दादी को देख के मुस्कुरा रही होती है। अब दादी ना वहाँ से भागना चाहती थी, पर दादी भाग नहीं पा रही थी, उनका शरीर जम गया था इस जगह पे। और वो बस एक ही चीज़ बोलती है, बंधा हुआ प्रेत। और ये बोलते वो चीज़ खड़ी होती है, उनके पास आके झुकती है। उसके मुंह से ना मिट्टी निकलती है और जलती हुई चर्बी निकलती है, और एकदम गीले मरे हुए चूहे जैसी बदबू आती है उसके मुंह से। और दादी के पास आके बोलती है, पहला दरवाजा। और दादी ये सुनते बहुत तेज के चिल्लाना चाहती थी, बट वो चिल्ला नहीं पा रही थी, और अगले सेकंड उनका शरीर वहीं अकड़ गया और वो नीचे गिर गया, उनके मुंह से झाग आने लगा। और ठीक उसी पल दरवाजे के बाहर उनका पोता अमन आ जाता है। वो दादी को पानी देने के लिए आया था, और दादी को नीचे गिरा हुआ देखता है तो तेजी से भागता जाता है उनके पास, सब कुछ छोड़कर। वो देखता है कि दादी की पूरी आंखें खुली हुई थी और दादी ऊपर को देख रही थी, जैसे वो मरने से पहले किसी का नाम लेना चाहती हो। इसके बाद अमन बहुत ही चिल्लाता है और अपने पापा मम्मी सबको बुलाता है, और सब भागते हुए आते हैं, और उसी टाइम दादी को लेके जाते हैं वैद्य के पास। अब प्रतीक भाई गांव में तो इतने हाईटेक हॉस्पिटल है नहीं, तो जो भी उनके पास होते हैं वहाँ पे वैद्य वगैरह, वो उन्हीं के पास लेके जाते हैं उनको। और वो वैद्य यानी कि डॉक्टर उन्हें बोलता है कि ये तो मर चुकी है। तो वो पूछते हैं कि इनकी मौत का कारण क्या था, तो वो बताते हैं इनको हार्ट अटैक आया था। तो अब उनके घर वाले भी सोचते हैं कि हाँ इनकी उम्र हो गई थी तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, और इसलिए वो ज़्यादा इस पे तवज्जो देते नहीं है और उनको घर ले आते हैं। और अगले ही दिन जो भी उनकी क्रिया वगैरह करनी होती है वो सब कर देते हैं, और उसी रात से ना घर बदलने लगता है। और रात को ठीक 11:38 पर उनको उनके ऊपर वाले मंजिल में से ना किसी के चलने की आवाज़ आती है, और वो आवाज़ नॉर्मल चलने की नहीं थी प्रतीक भाई, वो ऐसा लग रहा था ना कि कोई उनके छत पे ना किसी को ना घसीट के लेके जा रहा है। तो ये देख के ना अमन और दीपक कई बार ऊपर वाले कमरे में गए डंडा लेकर कि कोई चोर है या कुछ तो है, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला, ना कोई निशान ना कोई इंसान। अब प्रतीक भाई इन सब में ना एक चीज़ कॉमन थी कि उनके घर के शीशों में ना किसी औरत की, जैसे किसी ने बालों से इसे मारा हो वैसा भाप सी आ रही थी, उसके बालों की शेप आ रही थी उनके शीशे पे बिना वजह। तो दीपक ना गुस्से में बोलता है कि कोई हमें डराने का नाटक कर रहा है और आज मैं ऊपर ही सोऊंगा। तो रघुवीर बोलता है पागल हो गया क्या, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलता है नहीं नहीं पापा डरो मत, मैं कर लूँगा क्योंकि यहाँ कोई है नहीं, और जो आता है आज वो मेरे हाथों से बचने नहीं वाला। सब उसे बहुत मना करते हैं, पर वो जिद्दी होता है तो वो बोलता है नहीं मैं तो सोऊंगा ऊपर ही। तो वो कहते हैं ठीक है भाई तो सो जा। तो अब वो ना ऊपर जाता है सोने अकेला, तो वो ऊपर जाता है और आराम से जाके सो जाता है। तो अब रात को होता क्या है ना कि अमन थोड़ा डर भी रहा होता है, पर अमन ना गुस्से में भी होता है कि भाई मालूम चल जाएगा आज की है कौन जो हमें इतना परेशान कर रहा है, कौन है जो हमारा पीछा छोड़ना नहीं चाहता। और वो उस इंसान का वेट करते करते ना सो जाता है, पर कुछ नहीं होता। और जब उसकी नींद लग जाती है तो एकदम से उसको एक आवाज़ आती है दीपक। और वो ये सुनकर ना उसके एकदम से अचानक से नींद खुलती है कि ये कौन बुला रहा है मेरे को। और उसको फिर से आती है आवाज़ दीपक।
और ये सुन के ना वो एकदम से बैठ जाता है और तभी उसके दरवाजे पे नॉक होती है, ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी पे सर मार रहा हो। अब इस ठक ठक की आवाज़ नीचे वालों को भी आती है, जो नीचे सो रहे होते हैं सारे लोग। अब ये सुनते हैं ना वो लोग ऊपर भागते हैं, उन्हें लगता है कि दीपक ने सही में किसी को पकड़ लिया है। और जैसे ऊपर भागते हुए जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस कमरे का दरवाज़ा बंद है और अंदर से ठक 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 की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई किसी के सर को ज़बरदस्त तरीके से ना मार रहा है दीवार पे, और कमरा अंदर से बंद। मतलब समझ सकते हो प्रतीक भाई कि कितना इंटेंस सिचुएशन है ये। अब वो क्या करते हैं ना कि वो दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, वो धड़ाधड़ दरवाजे पे लात मारते हैं, धक्का मारते हैं, और फाइनली दरवाज़ा टूट जाता है। और जैसे ही दरवाज़ा टूटता है वो देखते हैं कि दीपक अपना सर खुद ही दीवार पे धड़ धड़ करके मार रहा है। और ये देखते हैं वो सब भागते हुए जाते हैं और उससे जाके रोकते हैं कि भाई क्यों अपना सर दीवार के ऊपर फोड़ रहा है तू, तुझे मना करता है ऊपर सोने से अकेले। और उसको बड़ी मुश्किल से वो लोग रोकते हैं और पीछे धक्का दे देते हैं उसको। और वो ना जब नीचे गिर गया था तो उसके सर से खून आ रहा था और उसके नाखूनों में मिट्टी जमा हो रखी थी, और वो बस एक ही चीज़ बोल रहा था, ऊपर भी कोई रहता है, ऊपर भी कोई रहता है। और इसके बाद उसने वहीं पे अपनी गर्दन को अपने नाखूनों से नोचना शुरू कर दिया, नीचे नीचे कस कस के नोच रहा है। सब लोग उसे रोकते कि पागल हो गया कि क्या कर रहे हैं, और उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर उसको इंजेक्शन वगैरह देता है, जो भी करता है, और उसके बाद उसे घर लेके आते हैं जब वो ठीक हो जाता है। और जब वो उसे घर ले आते हैं तो रात को जब वो सो रहा होता है तो अचानक से नींद में उठ के दादी की आवाज़ में बोलता है, चौखट खुल गई, इसे रोको। और सुबह होते होते ही दीपक मर चुका था। अब घर में दुख नहीं दहशत थी, और ये सब ना रघुवीर से सहन नहीं होता। वो भागता हो जाता है एक इंसान हरि नारायण के पास, और वो उसे बोलता, सही बता, तूने क्या ना ये सब कुछ, तू ही जलता था ना मेरी मम्मी से, मेरी माँ गई, मेरा बेटा गया, अब और क्या चाहता है तू। वो कहता, पागल हो गया क्या, मैंने कुछ नहीं किया, जितने तेरे को वो लोग प्यारे थे उतना ही मुझे भी वो लोग प्यारे थे, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैंने कुछ नहीं किया। और इसके बाद हरि नारायण की बीवी आती है और बोलते, कैसी बात कर रहे हो भाई साहब आप, जितने वो लोग आपके अपने हैं उतने वो लोग हमारे भी अपने हैं, हम क्यों चाहेंगे उनको कुछ हो, हमें भी उस बात का उतना ही दुख है जितना आपको दुख है। और ये सब सुनने के बाद रघुवीर वहाँ से चला जाता है। अब ये सब होता हुआ देख के ना अमन को बड़ा बुरा लगता है, और लगे भी क्यों ना प्रतीक भाई, मतलब अगर उसके घर में उसके सामने सामने 2 लोग मर गए, उसका बाप पागलों की तरह जाके लोगों के गले पकड़ के बोल रहा है कि तूने मारा है, तो किसी को भी लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो अब अमन बोलता है कि या तो अब मैं सच निकालूंगा या तो खुद ही मर जाऊंगा। अब वो जाता है दादी के कमरे में और उनका पुराना संदूक खोलता है, और उसको उसमें किताब मिलती है, और उस किताब पे लिखा था, यदि चौखट पर मरा जीव कील, काले बाल, नींबू और शमशानी गांठ साथ रख जाए तो ये साधारण टोटका नहीं है, यह है मारण द्वार। पहला आघात घर के वृद्ध पर, फिर उस पर जो घर की दीवार जैसा हो, फिर उस पर जो घर का उजाला हो। प्रेत को ना बांधा जाता है किसी अधूरी, अपमानित या हिंसक मृत्यु से। और किताब में एक नाम भी लिखा था, कट्टन शमशानी। अब इन लोगों के पास ना पैसों की कमी तो थी नहीं, तो अमन ना पूरा अपना कांटेक्ट निकालता है, जोड़ लगाता है, और उसको बाबा के बारे में मालूम चलता है, जो बहुत ही पहुंचे हुए बाबा होते हैं। तो वो जाता है बाबा नंदराम के पास, और जैसे ही वो बाबा नंदराम के पास जाता है और उनको सब कुछ बताता है कि कैसे उनको सिंदूर दिखा, हल्दी का चक्र दिखा, फिर दादी एक्सपायर हो गई, फिर उनके भाई एक्सपायर हो गए, तो वो सब सुनते ही ना वो बाबा बोलता है, मारण क्रिया। जब भी कोई किसी से बहुत जलता है ना और चाहता है कि तबाह हो जाए, इसका परिवार खत्म हो जाए, नष्टे नाबूद हो जाए, तब वो ये मारण क्रिया करते हैं उनके ऊपर। तो अमन ना उनसे पूछता है कि क्या हरि नारायण का इसमें कोई इन सबसे लेना देना है, या हम फालतू में उस बेचारे को पकड़ के कोस रहे हैं। तो बाबा ने एक लंबी सांस लेता है और बोलता है, हरि नारायण की ना एक बेटी थी रूपा, सीधी सादी, उसने अपने बाप के काले काम देख लिए थे, तो वह पंचायत में बोलने वाली थी, लेकिन उससे पहले वो कुएं में मिली। अब ये सुन के ना अमन डर जाता है। तो बाबा आगे बोलते हैं कि लोगों ने कहा फिसल गई होगी, लेकिन गांव जानता था वो गिरी नहीं थी, उसे गिराया गया था। तो वो बोलते लेकिन इस सब से हमारा क्या लेना देना। तो वो बोलते हैं तेरी दादी ने उसकी मौत पे सवाल उठाया था, और तेरे बाप रघुवीर ने आवाज़ उठाई थी। हरिनारायण ना उस टाइम तो बच गया, लेकिन उसकी इज्जत नहीं बची, और उस दिन उसने कसम खाई कि अब देखूंगा कि इनके घर की लाशें कौन उठाता है। अब ये सब ना उसे समझ में आने लग गया था कि ये सिर्फ बदला नहीं था, ये गुस्सा भी था और लालच भी,
क्योंकि अगर तिवारी परिवार ख़त्म हो जाएगा, जिसने उसकी इतनी बेइज्जती करी, उसके पास सवाल उठाया, तो सीधी सी बात है कि और लोग भी डरेंगे उससे कि भाई इससे कुछ फालतू मत बोलो। और प्रतीक भाई, ये लोग ना सबसे ज़्यादा बुरे होते हैं और सबसे ज़्यादा खतरनाक। अब ना ये सब के चलते ही तीसरी बारी आती है, यानी कि घर के उजाले की, जो यहाँ पे थी चुटकी। तो चुटकी ना सो रही होती है और तभी उसको उसके बेड के नीचे से किसी के नाखून फर्श पे खुरचने की आवाज़ आती है। उसको समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, आसपास देखते उसे कोई नहीं दिखता। अब उसको हल्का सा डर लगता है क्योंकि आवाज़ उसके बेड के नीचे से ही आ रही थी। अब सोचो प्रतीक भाई कि आप बेड पे लेटे हो और आपको आपके बेड के नीचे से किसी के उंगली फर्श पे खरचने की आवाज़ आ रही है, तो आपका क्या हाल होगा। वो तो छोटी बच्ची थी, उसका तो क्या ही हाल होना था। अब वो ना फिर भी हिम्मत करके भगवान का नाम लेते हुए अपने बेड के नीचे मोमबत्ती से देखती है, झुकती है। जैसे ही वो झुकती है, वो देखती है उस मोमबत्ती की रोशनी में उसकी दादी का चेहरा दिखता है उसको। आँख एकदम काली, मुंह में मिट्टी भरी हुई, और वो हंसते हुए कह रही है, अरे मेरी पोती, अरे मेरी पोती। वो ये देख के ना हक पका जाती है और फ्रीज हो जाती है, बेड पे उल्टी ऐसे जैसे नीचे लेट के सर कर रही होती है अपना, उसी पोज में रह जाती है और तेज की चिल्लाती है, मम्मी मम्मी करके। अब फटाफट उसकी मम्मी भागते हुए आती है, बोलते क्या हुआ, कहते हैं दादी दादी। तो जैसे उसकी मम्मी बेड के नीचे देखती है, वो देखती है यहाँ पे कोई नहीं होता। वो कहती है लगता है डर गई है, ये अपनी दादी से क्लोज भी थी, तो हो सकता है कि दादी को मिस कर रही हो इसलिए ऐसा हुआ। तो वो बोलती है कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ में सो जाना आपसे। और वो उनको ले जाती है अपने कमरे में। अब ना इसके बाद से चुटकी ना हर बार बोलती थी कि ना मम्मी दादी आती है, लेकिन उसकी माँ उसको समझा देती थी कि तेरा मन का वहम है, कोई बात नहीं बेटा, होता है, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो एक दिन रात के टाइम पे चुटकी बोलती है मम्मी मेरे को ना वॉशरूम जाना है, सुसु आई है। तो उसकी मम्मी कहती है जा बेटा, मैं यहीं उठी हूँ, तू चली जा। वो जाती है सुसु करने और वो एकदम से भागे भागे अंदर आती है और अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी दादी बाहर बैठी है। ये सुनते ना उसकी मम्मी का ना गला सूख जाता है, उसकी मम्मी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या बोल रही है। तो कहते चुप हो जा, ऐसा मत बोल। वो कहते सच में वो आंगन में बैठकर बाल सुहा रही है। तो प्रतीक भाई क्या होता है ना कि गांव के जो दरवाजे होते हैं वो एकदम सॉलिड नहीं होते हैं, कितनों में ना बीच में जगह होती है देखने के लिए बाहर का कि कौन है बाहर या कौन नहीं है बाहर। तो अमन ना उस छेद में से देखता है कि तुलसी के पास कोई तो बैठा था, पीठ उनकी तरफ थी, लंबे गीले बाल और कंधे हिल रहे थे जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। तो उसके बाप रघुवीर ने फुसफुसाया, बोला कोई औरत होगी। और तभी वो चीज़ बिना उठे बिना मुड़े उसका सिर पूरा घूम गया। चेहरा दादी का नहीं था, वो वही थी, काली आंखें, लंबा जबड़ा, गीले बाल, और उसकी गोदी में चुटकी की गुड़िया। और ये देखते ही ना चुटकी को अगली सुबह बहुत तेज़ बुखार हो गया। और इतना तेज़ बुखार था तो चुटकी बड़बड़ा रही थी कि उसने कहा मेरी चोटी बांध दे, उसने कहा मैं चोटी बांध दे। और शाम तक ना चुटकी की आंखें खुली और वो मुस्कुरा के कहा भैया दादी आई है। तो अमन ने उसके माथे पे हाथ रख के बोला कोई नहीं आया बहन, मैं ही हूँ। तो चुटकी ने बहुत धीरे से कहा झूठ मत बोलो, वो पीछे ही तो खड़ी। तो कहता है चल ठीक है, मैं तेरे से इस बारे में ना बाद में बात करूँगा। और जैसे वो वहाँ से जा रहा होता है, खड़ा होता है, और वो जैसे सामने वाले शीशे में देखता है, तो जैसे वो खड़ा होता है जाने के लिए तो देखता है कि सामने छोटा सा शीशा लगा होता है। और जो उसने शीशे में देखा उसका खून वहीं जम गया। उसके पीछे यानी कि ठीक चुटकी के सिरहाने पे वही प्रेत खड़ा था और उसके हाथ चुटकी के बालों में थे और वो उसकी चुटिया गूंद रहा था। जैसे हमने पलट के देखता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर उसने वापस से शीशे में देखा तो वो प्रेत वहीं खड़े होकर उसकी चुटिया गूंद रहा था। वो भागे भागे बाहर जाता है अपने पापा को बुलाने के लिए कि यहाँ पे कोई तो है। और जैसे सबको लेके आता है तो देखता है कि चुटकी अपने बेड पे लेटी पड़ी है। तो सब चुटकी के पास जाते हैं, उसे देखते हैं, और जब वो देखते हैं तो देखते हैं कि उसके बालों में एक नई चुटिया गुंदी हुई थी। और वो देखते हैं कि उस चुटिया के अंदर 3 जंग लगी हुई कीले और एक काला धागा था। ये देख के उनको समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। और वो बहुत सारे पुजारियों वगैरह के पास जाना शुरू करते हैं कि कुछ तो समाधान बताओ इसका, लेकिन सब में उनका सिर्फ पैसा वेस्ट ही होता रहता है एक एक करके। और उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें, क्योंकि घर में अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, रघुवीर, सावित्री और अमन। तो अमन को ना नंदराम बाबा ने एक और नाम दिया, विद्या बुआ। थोड़ा सा प्रतीक भाई विद्या बुआ के बारे में जान लेते हैं।
तो विद्या वो ना गांव से दूर रहती थी, नदी के पार। वो अकेले रहने वाली एक बूढ़ी औरत, और लोग ना उन्हें चुड़ैल कहते थे, उन्हें श्रापित मानते थे कि इसके साथ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये पक्का चुड़ैल ही है। लेकिन असल में उनके पास वो चीज़ों का भी सल्यूशन था जिनका लोगों के पास सल्यूशन नहीं था, और जिनको देख के लोग मुंह फेर लेते थे। जब अमन और रघुवीर उनके पास पहुंचते हैं तो उन्होंने दरवाज़ा पहले से ही खोल रखा था। उन्होंने बस इतना कहा, बहुत देर कर दी, 3 को तो खो चुका है। उन्होंने राख से जमीन पर एक घेरा बनाया और फिर बोली, ये साधारण भूत नहीं है, ये बांधा प्रेत है, किसी एक औरत की आत्मा जिसे मरने से पहले अपमान, धोखा या हिंसा मिली हो, उसे शमशान की क्रिया से बांध कर तुम्हारे पर छोड़ा गया है। तो अमन ने पूछा, रूपा? विद्या बुआ ने उसकी तरफ देखा और फिर सर हिलाया। हाँ, लड़की मरी नहीं थी, उसे पहले बेहोश करके कुएं में फेंका गया, फिर जब उसकी सांस बची हुई थी तब उसके ऊपर पत्थर डाल दिया। और रघुवीर ने सुनते ना दांत भींच लिए कि भाई ये क्या बोल रही है। तो विद्या वो आगे बोली कि ऐसे मौत की आत्मा ना बहुत भारी होती है, अगर वही आत्मा उसके बाप ने जगा कर किसी और पे छोड़ दी हो तो वो पहले दूसरों को खाएगी, फिर आखिरी में अपने मालिक को भी। तो वो बोलते थे रोका कैसे जाए? तो वो बोलते जिस चीज़ से बांधा गया है उसे तोड़कर। तो बोलता है वो क्या है? तो वो कहते हैं रूपा की चांद की पायल। तो ये सुन के ना वो अपने घर चले जाते हैं और रूपा की चांद की पायल वगैरह के बारे में सोचने लगते हैं कि इसका क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अरेंज होगी। अब ये सब वो सोच ही रहे होते हैं कि रात में क्या होता है ना कि उनके बाहर से ना आवाज़ आती है जैसे कोई जानवर तड़प रहा हो। तो रघुवीर सोचता है कि ये हमारी गाय की आवाज़ है शायद, और वो अपनी गाय की आवाज़ को देख के भागे भागे जाता है बाहर अपनी गाय को बचाने के लिए लालटेन लेकर, और उसके पीछे जाता है अमन। तो जैसे बाहर जाते हैं भागे भागे वो देखते हैं कि उनकी बूढ़ी गाय तड़प रही होती है, मुंह से काला झाग, आंखें सफ़ेद, और उसकी पीठ पे ना नाखूनों से वही चक्र बना हुआ था जो उनके घर की चौखट के बाहर बना था हल्दी और सिंदूर से। और जो जहाँ पे गाय को रखा गया था, जिस जगह पे रघुवीर अकेला अंदर गया था, इतने में उस जगह के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और रघुवीर गाय के साथ अंदर फंस गया और अमन बाहर। और एकदम से फिर धड़ाम की आवाज़ आई, और ये सुनते ही ना अमन और उसकी माँ ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। और इतने में ना अंदर से ना एक हंसी की आवाज़ आने लग जाती है। और जैसे वो दरवाज़ा खोलते हैं वो देखते हैं कि उस गाय ने उसके बाप के पेट में सींग घुसा के उसे मार दिया होता है, और सींग घुसा के उसके बाप को उस छत से चिपका रखा होता है। वो तड़पते हुए अपने बेटे की तरफ देख रहा था और उससे मदद मांग रहा था कि जैसे मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है। और ये देखते ही ना अमन उसे पकड़ने दौड़ता है, और तभी रघुवीर का ना सर एकदम से मुड़ता है और वो उसकी आवाज़ बदल जाती है और वो बोलता है, तूने मेरी बेटी को पंचायत में घसीटा था ना। और वो ना रघुवीर की आवाज़ तो थी ही नहीं, वो किसी औरत की आवाज़ थी, बिल्कुल टूटी हुई, नफरत से भरी हुई। और इतने में उस गाय ने अपना सर नीचे करा और फिर ऊपर कस के मारा। जैसे उसने ऊपर मारा रघुवीर की टांगें कांप गई और फिर ढीली पड़ गई, और इसी के साथ रघुवीर ने वहीं दम तोड़ दिया। अब घर में सिर्फ 2 लोग बचे थे, माँ और बेटा। अब उसकी माँ ना रो भी नहीं रही थी। अब उसकी माँ को कुछ जैसे होता है ना सुन पड़ जाना, उसकी माँ वैसी हो गई थी अब कि सब कुछ तो ख़त्म हो गया। माँ चली गई, उसका पति चला गया, उसकी बच्ची चली गई, उसका बच्चा चला गया, अब बस वो उसका बेटा बचा है, छोटा बेटा। तो उसने अमन से कहा कि आज रात फैसला होगा, या वो बचेगा या हम। तो अमन बोलता है, मम्मी हमें ना भी थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा, अगर हमें बचना है तो, नहीं तो ये हमें भी मार देगी। तो अब अमन ना जबरदस्ती अपनी मम्मी को विद्या बुआ के पास वापस लेके जाता है। तो अब विद्या बुआ ना उनकी सिचुएशन देख के ना उन्हें बड़ा बुरा लगता है। तो अब वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक उपाय बता रही हूँ। तो वो बोलते, दादी का कपड़ा, दीपक का खून लगा कपड़ा, चुटकी के बाल और रघुवीर की राख सब साथ ले जाओ जहाँ बांध रखा है, और वहीं प्रेत को उसका सच दिखाना होगा। तो वो बोलते हैं, कहाँ बांध रखा है? तो वो बोलती है, हरिनारायण के घर। उस रात वो दोनों हरिनारायण के घर पहुंच जाते हैं और वो पीछे की तरफ से उसके घर के अंदर घुसते हैं। उसका घर अजीब तरह से शांत था। पूजा वाले कमरे के पीछे की दीवार पर राख के हाथों से निशान बने हुए थे, और नीचे की तरफ उसका तय खाना था, बेसमेंट। और जैसे ही वो नीचे जाने लगे तो इतनी बदबू कि उनकी सांस रुक गई, उनको सांस नहीं आई। और जैसे वो नीचे जा रहे थे तो उस बीच एक गोल सा चबूतरा था, और उस पर हड्डियाँ, काले धागे, कील, राख और काले कपड़े रखे थे, और उसके ऊपर लटक रही थी एक चांदी की पायल, और उसके सामने बैठा था हरि नारायण। वो ना मंत्र पढ़ रहा था और बिना देखे बोलता है, मुझे पता था तुम आओगे। तो उसकी माँ चीखी बहुत तेज, क्या बोलती, हराम जादे। तो हरि नारायण धीरे धीरे उठा और वो बोलता है कि तुम लोगों ने मेरी लड़की छीनी। तो अमन बहुत तेज की बोलता है कि तूने खुद मारा उसको। और ये सुनते हरि नारायण को बहुत गुस्सा आया
और वो बोलता है वो मेरी इज्जत मिटा देती, इसलिए मार दिया उसे। उसने मेरे कागज देख लिए थे, मेरा हिसाब, मेरे लोग। वो पंचायत में बोलने वाली थी कि मेरे पापा ये सब करते हैं, मेरी इज्जत सब खत्म हो जाती। तो अमन चिल्ला के बोलता है तो हो जाने देता, लेकिन तूने अपनी बेटी को मार दिया। और इतना बोलते वहाँ पे जो धुनी थी जिसमें वो मंत्र पढ़ रहा था वो एकदम से भड़क उठती है। तो हरिनारायण हंस के बोलता है अब देर हो चुकी है, उसने तुम्हारा घर खा लिया है, अब आखिरी 2 ही तो बचे हो। अब इतना बोलते ही ना जो उसकी माँ होती है वो पायल की तरफ आगे बढ़ती है, और जैसे वो आगे बढ़ती है वो देखती है कि उस आग में, उस धुनी में सबके चेहरे उभरने लगते हैं, दादी के, दीपक के, चुटकी के, रघुवीर के। ये सब देखते हैं ना उसकी माँ का कलेजा फट सा जाता है। और तभी उस आग में से चुटकी की आवाज आती है माँ, और अगले ही सेकंड वो सारे चेहरे ना आपस में ना चिपकने लगे, घुलने लगे, गलने लगे, और सब मिलकर एक प्रेत बन जाते हैं। और उस प्रेत ने अमन की तरफ देखा तो हरिनारायण ने अपना हाथ उठाया और बोला जा खत्म कर दे। तभी ना उसकी माँ चीखती है तेज की और बोलते रूपा। तो वो प्रेत ना वहीं रुक जाता है एक पल को, उसकी आंखों में पहली बार एक हलचल होती है। तो उसकी माँ रोते हुए आगे बढ़ती है और बोलती है हमने तेरा क्या बिगाड़ा था, तेरी मौत पर सवाल हमने उठाया था, तेरे लिए पंचायत में आवाज हमने उठाई, तेरे लिए हम लड़े, तेरे कातिल के लिए नहीं। तो हरिनारायण चिल्ला के बोलता है सुन मत इसे। तो अमन ने दादी की किताब से मिला पन्ना निकाला और जोर से पढ़ा, जिस आत्मा को अपने ही रक्त ने बेचा हो वह आदेश से नहीं सत्य से मुक्त होती है। तो ये सुनते हरिनारायण पीछे हटा और पहली बार उसके चेहरे पर डर आया। और इसके बाद अमन ने मंत्र पढ़ने शुरू करे जो उस पन्ने पे लिखे थे। तो उसकी माँ ने चुटकी के बाल, रघुवीर की राख और दादी का कपड़ा चबूतरे पर फेंक दिया। देख ये उसी घर की राख है जिसे तेरे नाम पर खिला दिया गया। हमने तेरी बेटी के लिए बोलना चाहा था, तो बाप नहीं कसाई है कसाई। और इतना बोलते तहखाने की पूरी हवा कांपने लगी और उस प्रेत ने धीरे धीरे करके सर घुमाया। अब वो अमन और उसकी माँ को नहीं हरिनारायण को देख रहा था। रूपा मेरी बेटी, मैं तेरे लिए ही। और इतना बोलते ही अचानक से प्रेत ने ऐसी चीख मारी कि तहखाने की ईंटें कांप उठी। और वो चीख सिर्फ गुस्से की नहीं, उसमें रोना, घिन और धोखा था। वो वहीं सुन पड़ गया। और प्रेत ने उसकी गर्दन नहीं पकड़ी, उसने उसका चेहरा पकड़ा और बहुत धीरे धीरे उसके जबड़ों को दोनों तरफ खींचा। हरिनारायण की चीख तहखाने में गूंजने लगी, बेटी बचा, बेटी बचा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और इतने में वो आग बुझ गई और आग का ना धुआं पूरे तहखाने में फैल गया। और उस धुएं में अलग अलग तरीके ना सीन्स आने लगे, जैसे कि रूपा कुएं के किनारे रो रही थी, हरिनारायण उसे धक्का देते हुए, वो गिरती हुई और तड़पती हुई, वो नीचे से अपना हाथ ऊपर करते हुए अपने बाप की तरफ बढ़ाते हुए, और हरिनारायण उसके ऊपर पत्थर फेंकता हुआ। और अमन और उसकी माँ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ये सब कुछ देख पा रहे हैं, ये कोई इल्यूजन या कोई भ्रम नहीं है, ये सच था। और हरिनारायण तड़पते हुए चीखते हुए बोलता है कि मैंने सिर्फ अपनी इज्जत बचाई थी बेटा। तो उसकी माँ तेज के बोलते नहीं, तूने अपना लालच बचाया था। और इतने में उस प्रेत ने उसके दोनों जबड़ों को पकड़ के फाड़ दिया, उसके मुंह में राख, कीले और काले बाल ठूस दिए। और जितना वो उगल रहा था ना उतना उसको और भर रही थी वो। और फिर उसकी छाती के ऊपर वापस से उल्टे मंत्र आने लगे और उसके अंदर की पेट की आंतड़ियाँ एक एक करके फटने लगी और उसकी पसलियाँ एक एक करके टूटने लगी। वो जमीन पर गिरा, तड़पा और मरते मरते उसकी आंखें पायल पर टिक गई। लेकिन खतरा भी खत्म नहीं हुआ था प्रतीक भाई, क्योंकि अमन अब समझ गया था अगर पायल नहीं टूटी तो वो प्रेत मुक्त होकर किसी और के पास भी जा सकता है। तो चबूतरे पे कूदता है और पायल पकड़ लेता है। जैसे ही अमन ने वो पायल पकड़ी, उसके दिमाग में रूपा की आखिरी सांस, कुएं का अंधेरा, पानी की घुटन और वो पत्थर से फेंकता हुआ दर्द और धोखे की चीख भर गई। उस दर्द से वो बहुत तेज की चिल्लाया और तो प्रेत उसकी ओर मुड़ गया। और तभी उसकी माँ ने जलती हुई धुनी को अपने दोनों हाथों से उठाया। उसकी हथेलियाँ जल गई थी, लेकिन फिर भी उसने उस पायल के ऊपर धुनी को मसल दिया अच्छे से। और अमन ने पूरी ताकत से पायल को पत्थर पे पटका। पहली बार में तो कुछ भी नहीं हुआ, और दूसरी बार में चांदी मुड़ा उसका हल्का सा, तीसरी बार में उसे लगा कि हाँ टूट सकती है, और चौथी बार में टन पायल टूट गई। और तहखाने में उस टाइम पे ऐसा लगा जैसे कि 2 मिनट के लिए ना वक्त वहीं रुक गया। और वो प्रेत उसके सामने आने लगा, चिल्लाता हुआ, तड़पता हुआ। और जैसे उनके सामने आ रहा था, जितना आगे आ रहा था उतना उसका शरीर हवा पानी में घुलने लगा। और जब उसने उन दोनों की तरफ देखा तो उसके चेहरे पे राक्षसीपना कम और दर्द ज़्यादा था, जैसे कोई बेटी बहुत देर बाद पहली बार समझी कि उसका असली दुश्मन कौन था। और फिर वो बिखर गया, और उसके बिखरते ही धुनी एकदम से बुझ गई और जो धुआं था वो एकदम से हट गया और तहखाना एकदम शांत हो गया। और इसके बाद वो दोनों चुपके से वहाँ से निकल गए। और सुबह सुबह अगले दिन गाँव वालों को हरिनारायण की लाश उसके तहखाने में मिली।
और उसको देख के सबको लगा कि यहाँ पे धूनी जल रही है, एक चक्र बना हुआ है, तो लगता है ये कोई क्रिया कर रहा था और लगता है वो क्रिया उल्टी पड़ गई और उसने इसी को मार दिया। और इसी के साथ मौत का सिलसिला यहीं रुकता है। अब तिवारी के घर में बस 2 लोग बचे थे, उसकी माँ और अमन। और अब उनका घर उनको पहले से ज़्यादा बड़ा लगने लगा था, क्योंकि अब उसमें लोगों से ज़्यादा उनकी यादें रहती थी। और उनकी माँ सावित्री कई बार वो चुटकी की खाली चरपाई के पास जाके न सिर्फ बैठ जाती थी और याद करती थी उसको। अमन बाड़े में जाकर खड़ा हो जाता था जहाँ उसने अपने पापा को आखिरी बार देखा था। और दादी का तो कमरा महीनों तक बंद रहा। धीरे धीरे करके उनके घर में फिर चूल्हा जला। धीरे धीरे करके तुलसी पर वापस से दिया रखे जाने लगे। लेकिन अब पहले के जैसा कुछ भी नहीं रहा। और एक रात बहुत महीनों के बाद अमन ने दादी की किताब फिर खोली और उसके बीच में एक नया कागज़ रखा था। उस पर दादी की लिखावट नहीं थी, बस एक पंक्ति लिखी थी, जिसे बांधा जाता है वो छूटने के बाद हमेशा ख़त्म नहीं होता। और ये पढ़ते अमन का गला वापस से सूख गया। उसने कहा इसका मतलब क्या है, और तुरंत आंगन में गया। सब कुछ शांत था। फिर उसकी नज़र तुलसी के पास पड़ी मिट्टी पर गई। वहाँ 2 गीले निशान बने थे, इंसानी पैरों जैसे नहीं, जैसे कोई उंगलियों के बल चल रहा हो। और उनके बीच पड़ी थी एक छोटी सी चांदी की घंटी, चुटकी की गुड़िया की। और अमन ने कांपते हुए हाथों से उसे उठाया। तभी पीछे से बहुत हल्के से आवाज आई, भैया। जैसे ही वो पलटा तो पीछे कोई भी नहीं था। और तभी उस आंगन की दीवार पे ना एक पल के लिए एक परछाई आई हल्की सी। वो ना तो पूरी रूपा थी, ना तो पूरा प्रेत। जैसे कोई चीज अभी भी 2 दुनियाओं के बीच अटकी हो। अमन बहुत देर तक ना वही खड़ा रहा। और उसी रात उसने पहली बार समझा, कुछ लड़ाइयाँ जीतने के बाद भी ना ख़त्म नहीं होती है, वो तो बस तुम्हारे अंदर रहने लग जाती है। अब प्रतीक भाई, इतना सब हो गया, लेकिन इस सब के बावजूद भी अमन खुश नहीं था। वो हमेशा डर में रहता था। और ऐसा कहते हैं कि उस रात के बाद तिवारी हवेली में फिर कोई नहीं मरा। लेकिन अभी भी कई बार बरसातों की रात में ठीक 11:38 पर अगर कोई उस घर के सामने से गुजरता है तो वो कभी कभी चौखट के पास एक औरत बैठी हुई देखता है, जो ना रोती है ना हंसती है, बस अपने लंबे बालों में चोटी गूंथती रहती है। तो प्रतीक भाई, ये थी आज की कहानी, जिसमें हमने देखा कि कैसे एक मारण क्रिया, कैसे किसी की जलन जिसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा गया, उसने एक पूरे हंसते खेलते परिवार को मौत के घाट उतार दिया। और एंड में भी उसको कोई पछतावा नहीं था। जिसने अपनी ही बेटी को मार दिया, अपने ही पड़ोसियों को मार दिया, लेकिन एंड में तो आपको पता है उसके साथ क्या हुआ। तो यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसी और कहानी सुननी है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो और आप सीधा उस कहानी पे पहुंच जाओगे। ये कहानी भी बहुत खौफनाक है, तो एक बार इसको जरूर सुनना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। हर हर महादेव।